वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेक क्लासेस। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग 2019 दिसंबर में हुआ सीटेट का मैथ का पेपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है पूर्णांक 1 से 1000 के मध्य अभाज्य युग्मों की संख्या क्या है। तो आइए देखते हैं। तो अभाज्य युग्म अभाज्य संख्या तो हम लोगों को पता ही है। अभाज्य वह संख्या होती है जो किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होती है। तो ऐसी संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। इनका जो युग्म है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अभाज्य युग्म एक ऐसी संख्या होती है जो दूसरी अभाज्य संख्या से दो कम या दो ज़्यादा होती है। तो ऐसे युग्म कितने होंगे? 1 से 100 के बीच में ये पूछा गया है ना। तो 1 से 100 के बीच में सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन सी होगी? अगर हम देखें तो सबसे पहले कौन सी हो जाएगी? 1 से 100 के बीच में पहली हो जाएगी। मान लीजिए पहला युग्म जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 5 × 7, 5,7। ये पहला युग्म हो गया। देखिए दोनों के बीच में कितना अंतर है? 2 का अंतर है। उसके बाद आपका दूसरा हो जाएगा आपका नेक्स्ट 11 और 13। ये भी अभाज्य संख्या है जिनके बीच में 2 का अंतर है, तो ये अभाज्य युग्म कहते हैं। फिर तीसरा आपका हो जाएगा इसी तरह 17 और 19। फिर नेक्स्ट आपका अभाज्य युग्म हो जाएगा 29 और 31। ठीक है। इनके सबके बीच में कंडीशन ये है कि 2 का अंतर होना चाहिए। फिर आपका 41 और 43 नेक्स्ट। फिर आपका हो जाएगा 59 और 61। फिर आपका 71 और 73। इतने अभाज्य युग्म होते हैं 1 से लेके 100 के बीच में। तो कितने हो गए? 1 2 3, उसके बाद 4 5 और 6 और 7। ठीक है। इसके बाद और देख लेते हैं आपके 5 7 11 13 17 19 29 31 41 43 59 61 71 और 73। तो आपके हो गए टोटल 7। फाइव 7 11 13 17 आपका टोटल इसमें 8 होगा इसका ऑप्शन। एक अभाज्य युग्म और होता है जो मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, तो इसी तरीके से हम देख लेंगे। एक अभाज्य युग्म कोई और होता है आपका 79। आई थिंक आपका हो जाएगा 79 और 91। चेक करना पड़ेगा। तो आपके कुल टोटल 8 अभाज्य युग्म होंगे, एक और आपका कोई होगा, तो 8 आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। आपका नेक्स्ट दिया है 21168 इक्वल टू ये दिया है जहाँ a b और c प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो a 2a - 5b + c का मान क्या होगा? तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो आपको दिया है 21168, इसके गुणनखंड निकालने होंगे। कैसे निकालेंगे? 2 × 2 0 5 8 4। फिर 2 का नीचे 10, 2 दूनी 4, 2 ने 18, 2 दूनी 4। फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 चिक 12, 2 चौको 8, 2 चिक 12। फिर 2 से 2 3 1 3 2 3। ये 2 से। अब उसके बाद ये कटेगा 3 से। 3 चौको 12, 12 3 एकम 3। फिर ये कटेगा
3 से, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 3 सत्ते 21, 3 से, 3 तिरका 9, 3 चौको 12, 3 नीम 27, अब 7 से, 49 और 7 7। तो ये आपका हो जाएगा 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 और 7 की पावर 2। अगर इसको हम तुलना इससे करें 2 की पावर a, 3 की पावर b और 7 की पावर c से, तो a बराबर आपका हो जाएगा 4, b इक्वल टू 3 और c इक्वल टू 2। अब यहाँ से अगर हम निकालें 4a माइनस 5b और प्लस c, तो ये आपका हो जाएगा 4 इंटू 4 प्लस माइनस 5 इंटू 3 और प्लस 2, तो ये आपका निकल आएगा 16 माइनस 15 प्लस 2, तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। माना कि x अगला दिया है आपको, माना कि x वह सबसे छोटी संख्या है जिसे इससे भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 5 शेष रहता है, तो x के अंकों का योग क्या होगा, ये आपका दिया है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। अगर x 33 है ना, x वह तो इसका सबसे पहले ये 8, 12, 20, 28 और 35, इनका क्या निकाल लेंगे हम लोग, LCM। 2 चौको 8, 6 12, 2 धाम 10, 14 और 35, फिर 2 से चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14 और 35, 2 से एक बार 2 एकम 2, 3 5 7 और 35, फिर कितने से चला जाएगा, 5 से, 5 से 1 3 5 7 5 सत्ते 35, फिर ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा गुणा करके कितना आ जाएगा आपका, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, सब आपका 840 आ जाएगा। ठीक है, अब 840 वह संख्या है जो इन पांचों संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाएगी, लेकिन हमें ऐसी संख्या चाहिए जो विभाजित करने पर, भाग देने पर, जिसमें इन संख्याओं से भाग देने पर 5 शेष रह जाए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 840 में 5 और जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 845। ठीक है, वह संख्या हो गई जिसमें इन संख्याओं से भाग देने पर 5 शेष रहता है। तो अब इस संख्या के अंकों का योग कितना हो जाएगा, 8 5 9 5 16, 9 और 8 16 17, इस अंकों का योग कितना हो जाएगा, 17। अब है 34 आपका क्वेश्चन। 34 क्या है, 50 61 92 और 117 में से कौन सी संख्या घटाए ताकि इसी प्रकार क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपाती हो जाएं। तो समानुपाती हो जाएं, सबसे पहले देखना पड़ेगा समानुपाती का क्या होता है। समानुपाती का क्या होता है, ठीक है, समानुपाती मतलब 50/61 इक्वल टू 92/117, ये हो जाए। अब इसमें से कौन सी x मान लीजिए, इसमें से सब में से घटानी है। इसे हिट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे, हमें सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। जैसे सपोज दैट अगर हम मान लीजिए 17 चेक करते हैं, 50 माइनस 17 और 61 माइनस 17 इक्वल टू 92 माइनस 17 अपॉन 117 माइनस 17, तो ये आपका आ जाएगा 75/100, और ये इधर आपका आ जाएगा 50 में से 17 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 40 7 33/44, और ये आपका आ जाएगा 75/100, तो ये आपका हो जाएगा 3/4 बराबर 3/4। तो कितना ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। इसी तरह आप, ज़रूरी नहीं मैंने 17 पहली बार ट्राई किया हो गया, आप पहले 14 ट्राई करेंगे, 19 करेंगे, 23 करेंगे, या फिर इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो हिट एंड ट्रायल मेथड इसके लिए ज़्यादा
सुटेबल रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। 1710 की एक राशि ए बी सी में इस प्रकार बांटी गई है कि ए का 4 गुना, बी का 6 गुना, सी का 9 गुना बराबर है। यानी कि ए का 4 गुना, यानी कि अगर हम देखें यहाँ पे 35, तो ए का 4 गुना यानी कि 4a बराबर 6b बराबर 9c ये दिया गया है। ठीक है, ए और सी में क्या अंतर है ये पूछा गया है। तो सबसे पहले हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। किनका? 4, 6 और 9 का एलसीएम ले लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 9, फिर 2 कम 2 3 और 9, फिर 3 का 3 3 तर का 9, 3 1 कम, तो ये आपका हो गया 36। ठीक है, अब 36 में जब इन सब का भाग देंगे, पहले 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा आपका 9 आएगा। फिर 36 में 6 का भाग देंगे तो कितना आएगा 6 आएगा यहाँ से। और फिर 36 में 9 का भाग देंगे तो 4 आएगा। ये आपका ए बी सी का अनुपात आ गया। ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी। अब नेक्स्ट देखते हैं ए का हिस्सा कितना होगा। ए का हिस्सा, ए का आपका जो हिस्सा होगा वो हो जाएगा आपका 9/36 इंटू टोटल राशि कितनी है 1710। तो जब इससे इसको काटेंगे 36 से नहीं इनका योग, सॉरी इनका योग आपका कितना होगा 19 होगा। यहाँ 36 नहीं 19 होगा। तो 19 से जब इसको काटेंगे तो ये 90 आ जाएगा। तो ये आपका 810 आ गया हिस्सा। सी का हिस्सा कितना होगा 4/19 गुणे 1710 काटेंगे 19 से तो ये 90 आ जाएगा। तो 9 चौको 36, 360 आ गया। अंतर कितना होगा ए माइनस सी का 810 माइनस 360। तो आपका अंतर जो है अंतर आ जाएगा आपका 450। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 35। अब 36 देखते हैं। ए और बी में रखे फल, किसमें? टोकरी ए और बी में रखे फल, ए और बी में रखे फलों की संख्या में कितना अनुपात है? ए और बी में कितना अनुपात है? ए अनुपात बी कितना है? तो आपका 7:9। ठीक है, यदि ए में से 6 फल निकाल कर बी में डाल दिए जाएं तो अनुपात कितना हो जाता है? 1:3 हो जाता है। तब मान लेते हैं ए में कितने हैं 7x हैं और 9 इसमें कितने हैं 9x। अब इसमें से कितना निकाला है 7x माइनस, अब क्या किया है आपने 7x माइनस 6 बटे 9x माइनस 6 प्लस 6, 9x प्लस 6। तो आपका अनुपात अब कितना हो गया? यानी 7x में से 6 निकाले, 9x में 6 जोड़ दिए, अनुपात 1/3 हो गया। तो अब आपको इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 21x माइनस 18 इक्वल टू 9x प्लस 6। ठीक है, अब यहाँ से अगर इसे सॉल्व करेंगे तो आपका x बराबर 2 आ जाएगा। तो पहली टोकरी में कितने हैं 7x, ए में कितना है 7x बराबर 14 फल हैं। दूसरी में कितने हैं 9x यानी कि 18। ठीक है, तो ए और बी में कुल कितने फल हैं 18 और 14 जोड़ेंगे तो 32 आपका आंसर हो जाएगा। अब दिया है त्रिभुज ए बी सी और ए बी डी का उभयनिष्ठ आधार क्या है? त्रिभुज, अब इसका उभयनिष्ठ आधार है ए बी, उभयनिष्ठ आधार ए बी है। अब ए बी पे लंब क्या है डी ए, ए बी पे ये लंब है क्या है डी ए, और बी ए बी पे बी पॉइंट पे क्या लंब है सी बी, यानी कि यहाँ से सी बी ये लंब है। ठीक है, ये यहाँ से ऐसे जुड़ जाए, त्रिभुज है ए बी डी और सी ए बी। ठीक है, ए बी सी और ए डी बी। ठीक है, ये त्रिभुज है। अब दिया है कौन सा सत्य है, तो ये दोनों त्रिभुज में कोण बराबर है, भुजाएं बराबर है। तो ये ए बी सी और बी ए डी ये सर्वांग है। ठीक है, बी और ए कोण बराबर है, यहाँ से ये हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका
4 त्रिभुजों की भुजाएं दी गई हैं। कौन सा समूह समकोण त्रिभुज बनाता है? तो जिसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगी वो त्रिभुज आपका समकोण भुजा बनाता होगा। तो किस में पाइथागोरस प्रमेय लग रही है? 20, 22, 24 में नहीं लगेगी, ठीक है। 15, 32 और 37 में भी नहीं लगेगी, लेकिन 11, 60 और 61 में लग जाएगी। कैसे? 11 का वर्ग कितना होगा? 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121 और 60 का स्क्वायर हो जाएगा 36। तो ये आपका मिला के हो जाएगा 3721 और ये आपका वर्ग होता है 61 का, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका त्रिभुज कौन सा समकोण त्रिभुज बनाएगा? आपका थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं, किसी चतुर्भुज के कोण दिए गए हैं, अनुपात है 3, 7, 2, 3, 5, 7 और 9। सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण में अंतर क्या है? तो इनका योग निकाल लेंगे हम। 3 + 5 + 7 + 9, यह आपका कितना हो जाएगा? 16 और 8 24, ठीक है, 24 हो गया ये। अब सबसे छोटा कोण कितना होगा आपका? 3/24 × 36। तो सबसे छोटा आपका कोण हो जाएगा 4 9 36, 4 32। तो ये आपका कट जाएगा अभी। ये आपका कोण आ जाएगा 6 आ गया, सॉरी 4 3 24। तो यहाँ ये 2 से कटेगा तो यहाँ 3 आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो सबसे छोटा कोण आपका 45 आ जाएगा। और सबसे बड़ा कोण आपका होगा तो आपका बड़ा कोण आपका 360/24 और गुणा 9 सबसे बड़ा कोण हो जाएगा। तो 3 × 9 = 24, 24। उसके बाद आपका हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 9 36, 0 45 यानी 135। अब अंतर हो जाएगा 135 में से 45 यानी 90 का अंतर हो जाएगा, ठीक है। 135 में से 45 घटा देंगे तो 90 का अंतर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, किसी त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है। यदि इसकी सभी भुजाओं की लंबाइयाँ पूर्णांकों में हैं तो इस प्रकार के कितने विभिन्न त्रिभुज संभव है? तो त्रिभुज की होती है 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा हो। तो पहला आपका कॉम्बिनेशन 3, 4 और 5 हो जाएगा = 12। दूसरा आपका 2, 5, 5 हो जाएगा, ठीक है, 12। एक आपका हो जाएगा 4, 4, 4। तो 3 आपके कॉम्बिनेशन टोटल बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक घनाभाकार गोदाम की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी गई 56, 42 और 10। इसके अंदर अधिकतम कितने घनाभाकार डब्बे रखे जा सकते हैं? प्रत्येक की विमाएँ इतनी है 2.8, 2.5 और इतने। तो सब मीटर में है, ये 70 सेंटीमीटर में है। तो सबसे पहले क्या है, हम कर देंगे 56 इसका आयतन × 45, 42 × 10 अपॉन 2.8 × 2.5 × 0.7, ठीक है। 0 हटा दें 0.7, ये 0 हटा के 1 0 बढ़ा दो, ये 0 हटा के 1 0 बढ़ा दो, ये 0 हटा के 1 0 बढ़ा दो, ठीक है। अब 28 दूनी 56 और 25 चौको 100, ठीक है। 7 बचा है, 7 6 42। अब 6 दूनी 12 चौको 12 12 12 चौक 48,
4800 ये हो जाएगा आपका। इतने डिब्बे रखे जा सकते हैं। किसी लंबवृत्तीय बेलन की आधार की परिधि दी गई है आपको। लंबवृत्तीय बेलन का आधार क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। टू पाई आर, ये आपका 2 पाई आर ये होता है, ठीक है। आधार की परिधि 5 to 8 दी गई है, ठीक है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 5 to 8। यहाँ से आर हो जाएगा 5 to 8 इंटू 7/44, ठीक है। 11 से काटते हैं इसको, 11 चौको 44, 11 अट्ठे 88, 11 चौको 44, ठीक है। 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये 84 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 84 सेंटीमीटर, 0.84 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका जो क्या निकालना है? बेलन का आयतन है, बेलन का आयतन निकालना है। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच बेलन का आयतन। तो पाई कितना हो गया? 22/7। आर कितना हो गया? 0.84 इंटू 0.84, एच कितना है? 2, ठीक है। ये हो जाएगा 7 से 7 कट गया, तो 22 गुणे 0.12 गुणे 0.84 इंटू 2। पेपर 2 थोड़ा कैलकुलेटिव आता है, तो इसकी चिंता नहीं करनी है। आंसर इसका आ जाएगा 4.4352, इतना मीटर क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है 227। चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है? 227.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके विकर्ण पर उसके सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंब की लंबाइयाँ दी गई। विकर्ण की लंबाई क्या होगी? जैसे मान लीजिए यह दिया है आपका, एक बन गया चतुर्भुज, ठीक है। ये हो गया आपका विकर्ण, ये यहाँ से यहाँ तक और एक यहाँ से यहाँ तक। एक विकर्ण दिया है आपका 7.2, एक दिया है 8.8, ठीक है। और ये क्या है? चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है, तो आपकी विकर्ण की लंबाई निकालनी है। तो एरिया आपका होता ही है, क्या होता है एरिया? 1/2 गुणे H1 प्लस H2 सम्मुख शीर्षों से विकर्ण पर डाले गए लंब इंटू डी, ठीक है। तो डी होता है विकर्ण, तो 1/2 H1 प्लस H2 कितना है आपका? 7.2 प्लस 8.8 इंटू डी ही निकालना है। एरिया कितना है आपका? 227.2। तो यहाँ से आपका डी हो जाएगा 2 इंटू 227.2 अपॉन, ये हो जाएगा आपका 9 7 16। ये 2 से 8 बार कट जाएगा, तो 8 से ही काटेंगे तो 28.4 आ जाएगा आपका, ठीक है। ये कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। दिया है आपका 5 3x प्लस 4 माइनस 8 इंटू 6x प्लस 7 बराबर 9x माइनस 8, ये दिया है आपको, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। 15x प्लस 60 माइनस 48x प्लस माइनस 56 बराबर 9x माइनस 8। अब ये घट जाएगा, उधर प्लस का हो जाएगा जाके, टोटल काट कूट के आपका आएगा x बराबर आपका -2/3 आ जाएगा सॉल्व कर दें। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जब इसमें रखेंगे तो ये आ जाएगा आपका x²
2/3 का स्क्वायर यानी 4/9 और प्लस 4/3 प्लस 1, ये आपका आ जाएगा। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4 + 12 + 9/9 = 25/9। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है आपका ए बी सी की वैल्यू दी गई है, इसका मान पूछा गया है। तो सब में हम ए बी सी की वैल्यू रख देंगे, इसमें पुट करते हैं वैल्यू। तो सबसे पहले ए की वैल्यू रखते हैं 1 1 1 प्लस बी की वैल्यू 3 यानी 9 प्लस सी की वैल्यू -2, तो यहाँ पे -2 प्लस बी स्क्वायर यानी 9, ए स्क्वायर यानी 1 प्लस बी स्क्वायर यानी 9 प्लस सी स्क्वायर यानी 4 माइनस सी और -2 प्लस का 2 हो जाएगा और ए 1 प्लस बी स्क्वायर यानी 9। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9 में से 7 और 1 8 8 प्लस 9 अंदर 9 4 13 और 1 14 प्लस और ये आपका 10 और 2 20, तो ये टोटल मिला के 154 आ जाएगा। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 46 देखते हैं। तो पहला आपका x³ माइनस y³ का फार्मूला है, ये इतना। दूसरा आपका x³ प्लस y³ का फार्मूला है, x³ प्लस y³ का फार्मूला है, माइनस ये कोई फार्मूला नहीं है तो इसको गुणा कर लेंगे। तो ये x³ माइनस xy स्क्वायर माइनस xy स्क्वायर प्लस yx² माइनस y³, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे x से x वो y से y कट जाएगा, तो ये 2x³ माइनस x³ प्लस xy स्क्वायर माइनस yx² और प्लस y³ हो जाएगा। तो यहाँ से आपका x³ आपका आंसर आ जाएगा x³ प्लस y³ और माइनस प्लस xy माइनस x, ये आपका y माइनस x, तो ये हो जाए थर्ड ऑप्शन। 47 देखते हैं। ये माध्य बहुलक और परिसर पूछा गया था। सबसे पहले क्या करेंगे ना, असेंडिंग बढ़ते क्रम में लिख लेंगे। तो 0 8 9 11 2 बार, उसके बाद 17 एक बार, 18 20 24 25 आपका 3 बार, 25 3 बार, उसके बाद 29 30 2 बार, 44 और 50। ठीक है, तो आपका माध्य जो होता है, माध्य यानी मीडियन बिल्कुल बीच वाली संख्या हो जाएगी। तो मीडियन आपका हो जाएगा 24 या 24। ठीक है, उसके बाद मोड हो जाएगा जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई है यानी 25। उसके बाद आपकी रेंज हो जाएगी हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, हाईएस्ट 50 माइनस लोएस्ट 0 यानी 50 आपकी रेंज होगी। अब इनका माध्य पूछा गया मीन, तो इनका समांतर माध्य, परिसर का माध्य। ठीक है, तो माध्य निकालने के लिए हमें इन सबको जोड़ना पड़ेगा। 25 24 और 50 सब जोड़ के बटे 3 से भाग देना पड़ेगा, यानी 99 आ जाएगा जोड़ और भाग 3 बराबर 33। ये आपका हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 47 के बाद 48। एक गणितीय प्रमेय है, एक कथन जिसे अभिग्रत, ए स्टेटमेंट दैट हैज़ बीन प्रूव्ड बाय लॉजिकल आर्गुमेंट बेस्ड ऑन axioms, a statement which is always true and doesn't need proof, a statement whose truth or falsity is not known, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, is a statement without sufficient evidence, ये भी नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऐसा स्टेटमेंट दैट हैज़ बीन जिसे प्रूव किया जाए लॉजिकल आर्गूमेंट से प्रूव किया जा सके। ठीक है, ये हो जाएगा। वस्तुएं जो कि एक समान वस्तु के बराबर हैं वे एक दूसरे के बराबर होंगी, यह अभिग्रहित जो अंकगणित व बीजगणित का आधार है, किसने दिया है?
तो इसको दिया है यूक्लिड ने। किसने दिया है? यूक्लिड ने। ठीक है, वह वस्तुएं यानी ए इक्वल टू, इसका मतलब है ए इक्वल टू बी और सी इक्वल टू बी, यानी कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। ये किसने दिया है? यूक्लिड ने। गणित में अंतःविषयकता को प्रोत्साहित करने के लिए किसके आकलन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है? किसे आकलन के रूप में? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज असेसमेंट स्ट्रेटजी टू इनकरेज इनडिसिप्लिनरी इन मैथमेटिक्स? तो किसको यूज़ किया जा सकता है? दैट इज़ ए एंड बी, प्रोजेक्ट एंड फील्ड ट्रिप। नेक्स्ट है, नेक्स्ट ऑप्शन आपका 51। किस विधि से यह सिद्ध किया जा सकता है दो समपूर्णांकों का योग सदैव सम होता है? तो इसको सिद्ध करने के लिए कोई सीधे डायरेक्ट मेथड है। समपूर्णांकों का यूज़ करके आप देखिए, डायरेक्ट मेथड से आपका पता चल जाएगा। जैसे 2 + 2 = 4, 6 + 6 = 12। तो ये डायरेक्ट मेथड है। नेक्स्ट देखते हैं 52। गणित के उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किन कौशलों को प्रोत्साहित किया जा सकता है? तो उच्च प्राथमिक स्तर पर आपका हो जाएगा विजुअलाइजेशन हो जाता है, ट्रांसपोजिशन हो जाता है, कंठस्थ करना नहीं बताते उच्च प्राथमिक स्तर पर, जनरलाइजेशन हो जाता है और एस्टिमेशन हो जाता है। तो ये चीज़ आपका हो जाता है ABDE, यानी ऑप्शन नंबर आपका 1 सही है। निम्नलिखित किस कार्य से विद्यार्थियों में विवेचनात्मक विचारों के विकास की संभावना न्यूनतम होती है? तो देखो न्यूनतम किस में है ये देखना, ध्यान देना। तो 72 × 73 को 3 विभिन्न तरीक़ों से हल करके उनके परिणामों की तुलना करना, इसमें तो विवेचना है। समीकरण को निरूपित करने वाली दो स्थितियों को सूत्रबद्ध करना, इसमें भी है। एक विद्यार्थी ने लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या इतनी है, ऊंचाई इतनी है, का आयतन निकाला, उसने कहाँ गलती की, इसमें भी विवेचना है। लेकिन एक सीधे लंबवृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात करना जिसकी त्रिज्या इतनी है, ऊंचाई इतनी है, तो इसमें जो है आपका न्यूनतम है विवेचना। सीधे आपको उसको फार्मूले से निकालना है। ठीक है। राष्ट्रीय NCF 2005 की अनुशंसा के अनुसार सभी के लिए गणित उपलब्ध कराने का व्यापक उद्देश्य किससे संरेख है? विच ऑफ द फॉलोइंग अलाइंस विद द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग मैथमेटिक्स फॉर ऑल एज पर NCF 2005? तो ये आपका हो जाएगा 54। तो 2005 का हो जाएगा आपका 2। पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित के प्रश्न केवल सामान्य कठिनाई वाले होना चाहिए। दैट इज़ यह है मैथ फॉर ऑल। गणितीय कक्ष को प्रभावी बनाने के लिए क्या प्रभावी है? इसके लिए हो जाएगा समूह में कार्य और समूह में समस्या सुलझाने को हतोत्साहित तो नहीं करना है। महत्व दिया जाना चाहिए अनिवार्य रूप से गणित एक मूर्त विषय है, ये भी नहीं है। अध्यापक द्वारा नई समस्या को हल करने के चरणों को कुशलता से बोर्ड पर तो कुछ लिखना ही नहीं है। एक प्रश्न को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों से प्रोत्साहित करना चाहिए, ये सही है। 56 आयतन के मापन के शिक्षण और अधिगम संदर्भ में कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है? तो कौन सी प्रक्रिया वांछनीय होगी आयतन के मापन के लिए? प्रारंभ में घन के आयतन के सूत्र को लिखना, सूत्र तो कभी नहीं लिखना है डायरेक्ट। प्रारंभ से ही सटीक परिकलन को प्रोत्साहित करना, ऐसा भी नहीं हो सकता है कि शुरुआत में ही बिल्कुल सही कर दे, तो ये भी नहीं होगा। विद्यार्थियों को प्रारंभ में 2 विमाओं वाली आकृतियों की जानकारी देना, ऐसा भी नहीं है। विद्यार्थियों को विभिन्न आकृतियों के आयतन के परिकलन हेतु प्रयासों की कल्पना के लिए प्रोत्साहित करना, ये ठीक है। अलग अलग आकृतियाँ देनी चाहिए कि उनका परिकलन आप कीजिए। पियाजे के अनुसार बच्चों की दिक् स्थान की समझ के लिए क्या सही नहीं है? दिक् स्थान यानी 3D ज्यामितीय बोध की एक प्रगति एक सुनिश्चित क्रम का अनुसरण करती है। ज्यामितीय बोध की प्रगति एक सुनिश्चित क्रम का नहीं, गलत है। ज्यामितीय बोध की प्रगति ऐतिहासिक क्रम में होती है, ना कि तर्कसंगत क्रम में, ये सही है। बच्चों में दिक् स्थान की प्रारंभिक समझ उसके ज्ञानेंद्रिय प्रेरक अनुभवों से उत्पन्न होती है, ये भी नहीं है। एक सुनिश्चित यानी ज्यामितीय बोध की प्रगति एक सुनिश्चित क्रम का अनुसरण करती है, ये सही है। और यहाँ पे हमें नहीं निकालना है, तो यानी कि आपका सेकंड वाला हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। यानी कि ज्यामितीय बोध की प्रगति सुनिश्चित क्रम का अनुसरण करती है। बच्चों में दिक् स्थान की प्रारंभिक समझ उसके ज्ञानेंद्रिय प्रेरक अनुभवों से उत्पन्न होती है, ये भी सही है। प्रक्षेपित दिक् स्थान को समझने के लिए विभिन्न दृश्य और स्पर्शीय अनुभवों के तालमेल की आवश्यकता होती है, सब ठीक है। केवल ये वाला ऑप्शन आपका गलत है, सेकंड वाला। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं
तो इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं, अंदर वाले ब्रैकेट को इसको सॉल्व करते हैं। तो आपका 20 में जब आप -4 से भाग देंगे तो आपका -5 आ जाएगा, और इसमें आप 8 में 24 तो 3 आ जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका -2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 58 में आपका -2 आ जाएगा अंदर वाले ब्रैकेट में। ये आपका -2, बाहर कितना है 36, प्लस का 36। ठीक है, -2, और ये इस वाले ब्रैकेट में क्या आएगा आपका -8 यानी प्लस का 8। ठीक है, बराबर 7 चौको 28, तो -4 और इक्वल टू +x। तो ये आपका हो जाएगा 36 में से 2 गए 34 और 8 42 और 4 46 46 x इक्वल टू 46। ठीक है, यदि 8 अंकों वाली संख्या दी गई है 88 से विभाज्य है तो 3x का मान क्या होगा। तो यानी 88 से विभाज्य यानी 8 और 88 से जो संख्या विभाज्य होगी वो 8 और 11 दोनों से विभाज्य होगी। तो 8 से विभाज्य होने के लिए जो लास्ट 3x 0 8 6 7 y जो लास्ट के 3 अंक हैं ये 8 से विभाज्य होने चाहिए। तो अब देखते हैं, 8 से भाग दे के 6 7 y 8 8 64, यानी बचे कितने 3, यहाँ पे 2 आना चाहिए तभी ये 4 बार में कट जाएगा। तो y इक्वल टू हो गया आपका 2। ठीक है, तो y की जगह पे हम क्या रख देंगे, y की जगह पे हम क्या रख देंगे भाई, 2 रख देंगे, y की जगह पे 2 रख देंगे। ठीक, अब एक और बचा x की जगह पे क्या रखना है। अब देखते हैं 11 से विभाज्यता चेक करते हैं। तो 11 से विभाज्य होने के लिए 3 + x + 8 + 7, 3x 8 और 7 इनका योग हो जाएगा 3 8 8 16 7 7 14 और 1 15 और 3 18 + x और इनका योग 0 0 6 और 2 8 8। ठीक है, इन दोनों का अंतर 0 + 6 + 2, इन दोनों का अंतर जो है 11 से डिवाइड होना चाहिए। तो 18 में से 18 + x - 8 इक्वल टू 10 + x ये बचा। तो x की जगह पे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तभी जो है ये डिवाइड हो जाएगा। तो है ना, तो x बराबर 1 आ गया। तो 3x बराबर 3 + y यानी 2, यानी आंसर 5 यानी कि 2 59 का 2। ठीक है, दोनों की विभाज्यता चेक करनी थी। नेक्स्ट देखते हैं क्या है ऑप्शन। 60 नंबर, ये बड़ा क्वेश्चन है 60 नंबर, बहुत ही तो सॉल्व कर लेंगे। 6 सही 2/3 हो जाएगा आपका 20/3 भाग 5/2 गुणे 3 चौको 12 और 3 15/4 9/2 गुणे 15/4 -11/4 गुणे 17/4 प्लस 5/3 और अंदर 5 7/8 प्लस 3/4 गुणे 2/3। तो ये आपका आंसर आ गया। अब इसे हल करेंगे, हल करने पे आपका आ जाएगा 10। इसको पूरे को हल करने पे आपका ये आपका 20/3 गुणे 2/5 गुणे 15/4 3 5 15 5 से 5 2 दूनी 4 और ये 10। तो ये आपका आ गया 10 माइनस ये आपका आ गया 11/4 गुणे 11/2 गुणे 17/4 प्लस ये आपका आ जाएगा 5/3 और अंदर का पूरा सॉल्व करने पे आ जाएगा 11/8। ठीक है, चार से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये 2 जोड़ के 7/8 और 1/2 बचेगा यहाँ पे। 7/8 प्लस 1/2 जोड़ के आपका आ जाएगा 11/8 यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे 10 माइनस 187/8 प्लस ये आपका 55/24।
तो ये आपका हल हो के -133/12 यानी -11 सही 1/12 आ जाएगा ये, ठीक है। 60। अब 61 देखते हैं साइंस में। एक्स वह रसायन है जो हमारे कहाँ गया भैया 61। एक्स वह रसायन है जो हमारे आमाशय में उपस्थित है तथा भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है। जब एक्स अधिकता में स्रावित होता है तो यह अपाचन जैसी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न करता है। वाई वह रसायन है जिसका उपयोग ऐसी स्थिति में उपचार के लिए किया जाता है। यानी एक्स प्रॉब्लम क्रिएट करता है अधिकता में अपाचन और वाई उसका उपचार करता है। तो एक्स और वाई क्या है? तो एक्स और वाई आपका हो जाएगा, एक्स हो जाएगा आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और वाई हो जाएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो इलाज करते हैं, ठीक है। निम्नलिखित किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया का प्रयोग नहीं होता है? 62। तो डबल रोटी बनाने में बैक्टीरिया का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। निम्नलिखित कौन सी क्रिया अन्य से भिन्न है? एक है वनोन्मूलन, मरुस्थलीकरण, अपरदन और संरक्षण। तो ये सब वन को हटाना, मरुस्थल बनना और अपरदन कटना, ये सब वनों के काटने से जुड़े हुए, जबकि संरक्षण अलग है। कौन सा एक कथन सही नहीं है? पाचन एक रासायनिक क्रिया है, प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है, श्वसन एक रासायनिक परिवर्तन है, क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन। तो क्रिस्टलीकरण रासायनिक नहीं भौतिक परिवर्तन है। कणों के साइज के अनुसार कौन सा आरोही क्रम को उपस्थित करता है? तो सबसे छोटा होता है मृत्तिका, फिर आपका हो जाएगा गाद, मृत्तिका, फिर आपका हो जाएगा गाद और उसके बाद हो जाएगा बालू, फिर आपका चट्टान। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका सही है। 66 देखते हैं। मछली में ग्लोम किसका कार्य करता है? जल में उपस्थित घुलनशील ऑक्सीजन को अवशोषित करता है। मंजुला समतल दर्पण यदि संयोजक तार नहीं है तो विद्युत परिपथ को जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? उसी का किया जाएगा जो ब्लेड का, क्योंकि इसमें धातु होती है। मंजुला समतल दर्पण में अपने प्रतिबिंब का प्रक्षेपण कर रही है, उसके दर्पण से दूरी कितनी? मंजुला, ये दर्पण है, यहाँ मंजुला है, बीच की दूरी 5 मीटर है, 1 मीटर कम कर देती है तो कितने पे रह जाती है? 4 मीटर पे। तो दर्पण भी जितना इधर है, पहले 5 पे था इधर दर्पण, तो वो जो परछाई थी वो 5 पे थी, 5 5 10 की दूरी थी मंजुला उसके प्रतिबिंब के बीच, और अभी कितने की रह गई? 4, और तो इधर भी 4 हो जाएगा, एक इधर बढ़ी है तो एक इधर बढ़ेगी, तो 8 हो जाएगी टोटल, ठीक है। दर्पण उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी। यदि कोई लोलक 3 सेकंड में 10 दोलन करता है तो कथन चुनिए। तो इसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा? 3/10, यानी 3 सेकंड में 10 दोलन करता है, समय बटे दोलन, तो कितना हो जाएगा? 0.1 सेकंड, ठीक है। एक दोलन का समय 30 करता है तो एक दोलन का समय हो गया, ठीक है। अब निम्नलिखित में और आवृत्ति कितनी हो जाएगी? 10 आर्टज, यानी 1 सेकंड में कितने करता है? 10 करता है, तो वो उसकी आवृत्ति होगी। नेक्स्ट देखते हैं। बॉल बेयरिंग का उपयोग मशीन के गलत को पहचानना है। भागों में घर्षण की वृद्धि करने के लिए किया जाता है। सही बात है, गलत बात है भाई। बॉल बेयरिंग का उपयोग तो घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है, तो वृद्धि तो हो ही नहीं सकती, तो यही हो गया गलत, बाकी सब है सही। 71 देखते हैं। निम्नलिखित में से आयरन जिंक सल्फेट में से जिंक को विस्थापित कर सकता है? नहीं। जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से, जिंक जो है कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर सकता है जिंक, तो केवल ऑप्शन बी सही होगा। 72 निम्नलिखित से सही कथन की पहचान कीजिए। डॉक्टर कौन सा है 72 में? चौथा हो जाएगा। प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक होता है, ये सही है। अगला देखते हैं। कैरोसिन का ऊष्मीमान कोयले से अधिक होता है, ये सही है। कोयले का कैलोरी मान लकड़ी के कैलोरी मान से अधिक होता है, ये भी सही है। बायोगैस का कैलोरी मान एलपीजी के कैलोरी मान से अधिक है, ये भी सही। सीएनजी का कैलोरी मान डीजल के कैलोरी मान से अधिक है, ये गलत है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई बस पहले यात्रा के पहले 12 मिनट में 50 किलोमीटर की चाल से चलती है, 18 मिनट में 40 किलोमीटर की चाल से चलती है। इसमें कुल कितनी दूरी तय करती है? तो 12 मिनट, पहले 12 मिनट कितने में चलती है? 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी 50 किलोमीटर उसने तय किया 60 मिनट में। तो 60 में जब 50 किया तो 12 कितने में करेगा? 12 मिनट में कितना करेगा? 12 पंचे 60, 10 करेगा, ठीक है। 12 पंचे 60, 10 पंचे 50। इसी तरह अगर मान लीजिए वो 60 मिनट में कितना करता है? 40 करता है, ठीक है। 60 मिनट में 40 करता है, तो अभी 18 मिनट में कितना करेगा ये पता लगाना है। तो आप यहाँ से देखो,
पंद्रह मिनट में आपका कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 74। तो 18 मिनट में आपका करेगा ये 12 किलोमीटर कवर। कितने करेगा? 12 किलोमीटर कवर। ठीक है। निकालेंगे कैसे? 40/60 गुणे 18 करके आंसर आ जाएगा 12। तो टोटल जो चाल चली वो 12 और 10, यानी कितना चला? 12 + 10। 12 मिनट में चला 10 किलोमीटर, 18 मिनट में चला 12 किलोमीटर, तो टोटल हो गया आपका 22, यानी ऑप्शन नंबर 2। गलत कथन को पहचाना। पृथ्वी अपने कक्ष पर आवर्ती गति, अपने कक्ष पर गति आवर्ती है, सही है बार बार। प्रकाश की गति सरल रेखीय, सही है। प्रकाश के दोलन गति है। कर्षित तार की गति दोलन गति, सही है। सभी आवर्ती गतियाँ वर्तुलाकार होती है, गलत है। आगे देखते हैं। समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो प्रतिबिंब सीधा बनता है, सही है भाई, सीधा बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक होता है, गलत। प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है, सही है। प्रतिबिंब का साइज बिंब साइज के बराबर होता है, सही है। 77 ने मिले क्या विज्ञान की प्रगति के संदर्भ में सही नहीं है? विज्ञान प्रगति, तो विज्ञान तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य है, ये गलत है। सेट ऑफ फैक्ट, ये सही नहीं है। अच्छी विज्ञान शिक्षा कैसी होनी चाहिए? एनसीईआरटी 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा बच्चों के प्रति निष्ठ होनी चाहिए, ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड। एक अच्छी शिक्षा पाठ्यक्रम के निम्न में कौन सी वैधता की पुष्टि द्वारा होती है? तो रिस्पॉन्स प्रोसेस, प्रतिक्रियात्मक। अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठ्यक्रम चर्या की कौन सी वैधता की संतुष्टि क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा होती है? तो प्रोसेस की, ठीक है। 80 देखते हैं। शैक्षिक भ्रमण के लिए लेके जाती है बच्चों को कक्षा 8 के अनु इस क्रियाकलाप के लिए क्या सबसे उपयुक्त उद्देश्य हो सकता है? तो बच्चों को अंतःक्रिया को प्रेरित करता है, ठीक है। ठोस अनुभवों के द्वारा प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देता, सही है। बच्चों के अवलोकन कौशलों को बढ़ाता है, ये भी सही है। शिक्षक को कक्षा की लय को तोड़ता है, ये गलत है, निगेटिव है पूरा। क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? तो अवधारणाओं की पाठ्यपुस्तकीय परिभाषाओं पर बल देना ये नहीं होना चाहिए, बाकी सब होना चाहिए। निम्नलिखित क्या बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे सकता है? 82 में बच्चों से कक्षा में विज्ञान की पाठ्यपुस्तक पढ़ने को ये नहीं होगा। बच्चों को पाठ्यपुस्तक के अंत में दिए गए अधिगम विस्तार को पढ़ना, ये भी नहीं होगा। बच्चों के समूह को आपस में चर्चा करने के उपरांत बड़े समूह में साझा करने के लिए, सही है। शिक्षक के द्वारा प्रयोग का प्रदर्शन, ये भी नहीं होगा। शिक्षक प्रयोग का प्रदर्शन करेगा तो शिक्षक सीखेगा ना, बच्चे क्या सीखेंगे? एक शिक्षक कक्षा का आरंभ एक दिए गए भोजन के नमूने में मंड का रासायनिक परीक्षण करके करता है। प्रयोग करने में रेखांकित सबसे संबंधित संज्ञानात्मक प्रक्रिया क्या है? क्या संज्ञानात्मक प्रक्रिया है? क्या कॉग्निटिव प्रोसेस है? तो ये है अनुप्रयोग करना, यानी अप्लाइंग, एप्लीकेशन कर रहा है। एनालिसिस नहीं कर रहा है, विश्लेषण नहीं कर रहा, सर्जन नहीं कर रहा, बोध नहीं कर रहा, अनुप्रयोग कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों में सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करेगी? कौन सी गतिविधि बच्चों में सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करेगी? कक्षा में व्याख्यान सुनाना। विज्ञान में निम्नलिखित किसके द्वारा सीखने में कमी का पता लगाया जा सकता है? सीखने में कमी का पता हम लोग पोर्टफोलियो से लगा सकते हैं, वर्णन अभिलेख से कर सकते हैं, एनेक्डोटल रिकॉर्ड से, उसके बाद कॉन्सेप्ट मैपिंग से कर सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा साधन अवलोकन पर आधारित है? एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो है अवलोकन पर आधारित है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? पश्मीना शॉल बकरी के बालों से बनता है, सही नहीं है। ये तो सही है, पश्मीना शॉल बकरी के बालों से बनता है। अंगोरा एक प्रकार की ऊन है जो खरगोश से, सही है। ऊँट की ऊन कारपेट बनाने में उपयोग होती है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है।
पश्मीना ऊन, इसमें भी कन्फ्यूजन है। पश्मीना ऊन खरगोश से प्राप्त नहीं होती है, तो कथन मेरे हिसाब से ए और बी होगा, यानी 2। निम्नलिखित जंतु को पहचानिए। लंबा मेरुदंड, बहुत सी मांसपेशियां, आगे धकेलने के लिए अनेक बलियों में शरीर मुड़ा हुआ सर्प का होता है। निम्नलिखित में से दिया गया कथन सही नहीं है। तो सभी धमनियां ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ले जाती हैं, ये कथन सही नहीं है आपका। सभी धमनियां ऑक्सीजन को हृदय से अन्य भागों में ले जाती हैं, ये ठीक है। धमनियों की भित्तियाँ मोटी होती हैं, ठीक है। धमनियों की भित्तियाँ प्रत्यास्थ होती हैं, ये भी सही है। सही क्रम को मिलान कीजिए, यानी एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड होता है आपका सिरका, लैक्टिक एसिड होता है आपका दही में, लैक्टिक एसिड आपका दही हो गया, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड हो गया आपका, ऑक्जेलिक एसिड आपका पालक, ऑक्जेलिक एसिड पालक, लैक्टिक एसिड दही, ऑक्जेलिक एसिड पालक, और एस्कॉर्बिक हो गया नींबू वंश। तो आपका पहले का चौथा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो गया, ठीक है। एसिटिक एसिड सिरका, लैक्टिक एसिड दही, ऑक्जेलिक एसिड पालक और एस्कॉर्बिक एसिड नींबू। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।